प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से नई कसम उठा ली है। मोदी ने देश की महिलाओं से कमिटमेंट किया है, महिला आरक्षण कानून तो आएगा, हर हाल में आएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हारा हूं लेकिन हार मानने वाला नहीं हूं। 30 मिनट के राष्ट्र के नाम संबोधन में मोदी ने 4 पार्टियों को सीधे सीधे टारगेट पर ले लिया, कांग्रेस, सपा, टीएमसी और डीएमके। नारी शक्ति वंदन संशोधन बिल को संसद में रोकने वाली इन 4 पार्टियों के बारे में मोदी ने कहा कि उन्होंने पाप किया है और चारों को सजा मिलकर रहेगी। आज भले ही बिल पास कराने के लिए जरूरी 66% वोट हमें नहीं मिला हो, लेकिन मैं जानता हूं देश की 100%, 100% नारी शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है। मैं देश की हर नारी को विश्वास दिलाता हूं, हम महिला आरक्षण के रास्ते में आने वाले हर रुकावट को खत्म करके रहेंगे, हटा करके रहेंगे। हमारा हौसला भी बुलंद है, हमारी हिम्मत भी अटूट है और हमारा इरादा भी अड़िग है। महिला आरक्षण का विरोध करने वाली पार्टियां ये देश की नारी शक्ति को संसद और विधानसभाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाने से कभी भी रोक नहीं पाएंगे। सिर्फ वक्त का इंतजार है। नारी शक्ति के सशक्तिकरण का बीजेपी एनडीए का संकल्प अक्षुण्ण है। कल हमारे पास संख्या बल नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार गए। हमारा आत्मबल अजेय है। हमारा प्रयास रुकेगा नहीं, हमारा प्रयास थमेगा नहीं। हमारे पास आगे भी और मौके आएंगे। हमें आधी आबादी के सपनों के लिए, देश के भविष्य के लिए इस संकल्प को पूरा करना ही है। प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर, विशेषकर देश की माताओं, बहनों और बेटियों से बात करने के लिए आया हूं। आज भारत का हर नागरिक देख रहा है कि कैसे भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया, उनके सपनों को बेरहमी से कुचल दिया गया। हमारे भरसक प्रयास के बावजूद हम सफल नहीं हो पाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो पाया और मैं इसके लिए सभी माताओं, बहनों, उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं। 29 के चुनाव से 3 साल 1 महीना 16 दिन पहले क्या नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा मुद्दा मिल गया है? कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों की स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी शक्ति को उठाना पड़ा है।
29 के चुनाव से 1143 दिन पहले मोदी ने नई जंग का ऐलान कर दिया है। कल देश की करोड़ों महिलाओं की नजर संसद पर थी। देश की नारी शक्ति देख रही थी। मुझे भी ये देखकर बहुत दुख हुआ कि जब ये नारी हित का प्रस्ताव गिरा तो कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, सपा जैसी परिवारवादी पार्टियां खुशी से तालियां बजा रही थी। महिलाओं से उनके अधिकार छीनकर ये लोग मेजें थपथपा रहे थे। उन्होंने जो किया वो केवल टेबल पर थाप नहीं थी, वो नारी के स्वाभिमान पर, उसके आत्मसम्मान पर चोट थी। 298 वर्सेस 230 देश में सियासी जंग का यह नया नंबर है। इस जंग में मोदी के पास अपर हैंड है। लोकसभा में महिला आरक्षण संविधान संशोधन बिल गिरने के 24 घंटे के अंदर अंदर बीजेपी सुपर अग्रेसिव मोड में आ चुकी है। कांग्रेस बैकफुट पर दिख रही है। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को रिचार्ज करके अपने काडर को पहला टॉनिक दे दिया है। देश की 70 करोड़ महिलाओं का सवाल है। महिलाओं के सम्मान में मोदी ने बीजेपी को मैदान में उतार दिया है। 29 के लिए अब बीजेपी का ऑब्जेक्टिव क्लियर है, बीजेपी का टारगेट क्लियर है और सारे सियासी दुश्मन आइडेंटिफाइड हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और एमके स्टालिन, ये वो 5 चेहरे हैं जिन्होंने 24 के चुनाव में मोदी को सियासी नुकसान पहुंचाया था। इन पांचों ने मोदी को 240 सीटों पर रोक दिया था। 4 जून 2024 को नरेंद्र मोदी खून का घूंट पीकर रह गए थे, मगर 29 के चुनाव से पहले इन पांचों नेताओं ने अपने हाथों से मोदी को बड़ा मुद्दा दे दिया। कल संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन का जिन भी दलों ने विरोध किया है, उनसे मैं 2 टूक कहूंगा। ये लोग नारी शक्ति को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। वो ये भूल रहे हैं कि 21वीं सदी की नारी देश की हर घटना पर नजर रख रही है। वो उनकी मंशा भांप रही है और सच्चाई भी भली भांति जान चुकी है। इसलिए महिला आरक्षण विरोध करके जो पाप विपक्ष ने किया है, इसकी उन्हें सजा जरूर मिलेगी। इन दलों ने संविधान निर्माताओं की भावनाओं का भी अपमान किया है और जनता द्वारा इसकी सजा से भी वो बच नहीं पाएंगे। उन 30 के लिए मोदी ने जो चक्रव्यूह तैयार किया, उसे समझने में राहुल गांधी चूक गए, अखिलेश यादव चूक गए, ममता बनर्जी भी चूक गई, उद्धव ठाकरे से गलती हो गई और मोदी के चक्रव्यूह को समझने में स्टालिन पूरी तरह से फेल हो गए। राहुल गांधी ने कल आधी पिक्चर देखी थी। संसद में जो हुआ वो इंटरवल ब्रेक था। राहुल उसी को क्लाइमेक्स समझने की भूल कर बैठे।
ये महिला बिल नहीं है, ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है। गलती अखिलेश यादव ने भी कर दी। अखिलेश का मोदी पर तंज लौट कर आने वाला है। और लगता तो ये कि फिर गाड़ी थमी रह गई, लगता कोशिश में कुछ कमी रह गई होगी। और हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। महिलाओं को आरक्षण मिले, उनको सुरक्षा मिले, उनका सम्मान बढ़े, उनको स्थान मिले और लोकतंत्र में जो उनको स्थान मिलना चाहिए उसके पक्ष में। ममता बनर्जी अभी भी आर पार के मूड में हैं। ममता बंगाल चुनाव में ही इस मुद्दे को इनकैश करा लेना चाहती हैं। কালকে মহিলা বিল নয়, ওই বিলের সাথে জুড়ে দিয়েছিল ডিলিমিটেশন। মানেটা কি জানেন? আপনাদের কেন্দ্রগুলো ভাগ ভাগ করে বঙ্গভঙ্গ থেকে দেশভঙ্গ করার পরিকল্পনা, ওটাকে আমরা উল্টে দিয়েছি এবং মোদি বাবুর পতন শুরু হয়ে গেছে। আজকে শুনছি উনি দেশের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন। ওনার ভাষণ শুনে মানুষের রেশন মিলবে না। আর ওনার ভাষণ মানে মিথ্যে ভাষণ, মিথ্যে ফুলঝুরি, মিথ্যে কথা, जुमला। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने काले कपड़े पहनकर मोदी के बिल में आग लगाई थी। नरेंद्र मोदी ने सब नोट कर लिया है। महिला आरक्षण पर सियासत की पूरी पिक्चर नरेंद्र मोदी ने अब रिलीज की है। इसका क्लाइमेक्स सीन 2029 में आएगा। नारी शक्ति वंदन संशोधन समय की मांग है। नारी शक्ति वंदन संशोधन उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी राज्यों की, हर राज्य की शक्ति में समान वृद्धि का प्रयास था। ये संसद में सभी राज्यों की आवाज को अधिक शक्ति देने का प्रयास था। राज्य छोटा हो, राज्य बड़ा हो, राज्य की आबादी कम हो या राज्य की आबादी ज्यादा हो, सबकी समान अनुपात में शक्ति बढ़ाने की कोशिश थी। लेकिन इस ईमानदार प्रयास की कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने सदन में पूरे देश के सामने भ्रूण हत्या कर दी है। भ्रूण हत्या कर दी है। ये कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके जैसे दल इस भ्रूण हत्या के गुनहगार है। ये देश के संविधान के अपराधी हैं। ये देश की नारी शक्ति के अपराधी हैं। साथियों, कांग्रेस महिला आरक्षण के विषय से ही नफरत करती है। उसने हमेशा से ही महिला आरक्षण को रोकने के लिए षड्यंत्र किए हैं। नरेंद्र मोदी अपने विरोधियों से 10 कदम नहीं 100 कदम आगे की सोचते हैं। मोदी को पता था कि संसद में क्या होगा। महिला वोट पर वोटिंग में 54 वोट का फासला रह गया। मोदी को पहले से मालूम था कि बिल गिरेगा। मोदी ये भी जानते थे कि परिसीमन के मुद्दे पर साउथ में गुस्सा भड़केगा और गुस्से में ही विपक्ष गलती करेगा। मोदी ने जैसा सोचा था, विपक्ष ने वही गलती कर दी। ये हमने रोक दिया है और मैं अभी कह रहा हूं, प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, अगर आप महिला बिल चाहते हैं 2023 का महिला बिल निकालिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए। जरा सोचिए, 17 अप्रैल रात 8:30 बजे मोदी के सियासी दुश्मन जश्न मना रहे थे और 18 अप्रैल को 8:30 बजे मोदी ने पूरी सियासत बदल दी।
मोदी ने महिलाओं को 33% आरक्षण देने का कानून 2023 में ही बना दिया था। 24 के चुनाव में यह मुद्दा नहीं बना, मगर अब 29 के लिए यह सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। कांग्रेस और उसके साथियों ने देश को गुमराह करने की कोशिश की। ऐसा करके इन दलों ने भारत की नारी शक्ति के सामने अपना असली चेहरा सामने ला दिया है, अपना मुखौटा उतार दिया है। साथियों, मुझे व्यक्तिगत तौर पर आशा थी कि कांग्रेस अपनी दशकों पुरानी गलती सुधारेगी। कांग्रेस अपने पापों का प्रायश्चित करेगी, लेकिन कांग्रेस ने इतिहास रचने का, महिलाओं के पक्ष में खड़े होने का अवसर खो दिया। कांग्रेस खुद देश के अधिकांश हिस्सों में अपना वजूद खो चुकी है। कांग्रेस परजीवी की तरह क्षेत्रीय दलों की पीठ पर सवार होकर खुद को जिंदा रखे हुए है। लेकिन कांग्रेस ये भी नहीं चाहती कि क्षेत्रीय दलों की ताकत बढ़े। इसलिए कांग्रेस ने इस संशोधन का विरोध करवाकर अनेक क्षेत्रीय दलों के भविष्य को अंधकार में धकेलने का राजनीतिक षड्यंत्र किया है। महिला वोट मोदी के लिए बहुत मैटर करता है, महिला वोट विरोधियों के लिए भी मैटर करता है। 2024 के चुनाव में मोदी की पार्टी को पूरे देश में 36% महिलाओं के वोट मिले थे। 2019 के चुनाव में भी बीजेपी को इतने ही महिला वोट मिले थे। बीजेपी के सहयोगी दलों यानी एनडीए पार्टनर्स को पूरे देश में 7% महिलाओं के वोट मिले थे। इस तरह एनडीए के हिस्से में 43% महिला वोट आए थे। 2024 के चुनाव में कांग्रेस को पूरे देश में 22% महिलाओं के वोट मिले थे। 2019 के मुकाबले ये 2% ज्यादा थे। इंडी अलायंस में कांग्रेस के सहयोगी दलों को 12% महिलाओं के वोट मिले थे। 2019 के मुकाबले ये 5% ज्यादा था। कांग्रेस और इंडी अलायंस दलों को मिला दें तो इनके हिस्से में 34% महिला वोट आए थे, जो 2019 के मुकाबले 7% अधिक थे। इंडी अलायंस के फेवर में 7% महिला वोट का कंसोलिडेशन नरेंद्र मोदी के लिए बहुत महंगा साबित हुआ था। लगातार तीसरे टर्म में मोदी की सरकार तो बनी, लेकिन बीजेपी की सीटें 303 से घटकर 240 रह गई थी और एनडीए की सीटें 353 से घटकर 293 रह गई थी। 29 से पहले मोदी के हाथ में अब सबसे बड़ा मुद्दा है। मोदी के जितने भी विरोधी हैं, सबको लगने लगा है कि बाजी हाथ से निकल चुकी है। डैमेज कंट्रोल के लिए कांग्रेस अब राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे कर रही है। राहुल ब्लंटली बात करते हैं, प्रियंका वही बात सॉफ्टली कह देती हैं। बात एक ही होती है, प्रियंका के कहने का अंदाज अलग होता है। कल जो हुआ वो लोकतंत्र के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत रही। ये संविधान की जीत थी, देश की जीत थी और विपक्ष की एकता की जीत थी। मैं बहुत खुश हूं कि आप सबने, देश ने देखा कि जब विपक्ष एकजुट हो जाता है तो किस तरह से इनको हराया जाता है। किसी ने मुझे पूछा आते हुए कि ब्लैक डे है, आप ये सरकार कह रहे हैं कि ब्लैक डे है। ब्लैक डे इनके लिए इसलिए है क्योंकि पहली बार इनको धक्का लगा जो लगना चाहिए था। कुछ ठोस करना है तो आप 2023 में जो सर्वसहमति से जो विधेयक पास हुआ था, पारित हुआ था, सारे दलों ने उसका समर्थन किया था, उसको लाइए। उसमें अगर कुछ एकाध संशोधन करना है छोटा, ताकि वो अभी लागू हो सकता है, करिए और उसको अभी लागू करिए। डैमेज कंट्रोल के लिए 2023 के महिला आरक्षण बिल को जस का तस लागू करने की बात की जा रही है, लेकिन यह हो ही नहीं सकता।
2023 के नारी शक्ति वंदन अधिनियम में जनगणना कराने की बात है। जनगणना के बाद परिसीमन या डिलिमिटेशन करना होगा। परिसीमन से लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी। सीट बढ़ने पर ही महिलाओं के लिए 1/3 सीटें रिजर्व की जाएंगी। जो लोग, जो पार्टियां और जो नेता 2023 के कानून को हूबहू लागू करने की बात कर रहे हैं, वो दरअसल देश की आधी आबादी को गुमराह कर रहे हैं। संवैधानिक प्रावधानों की वजह से ऐसा हो ही नहीं सकता। 2023 के कानून में लिखा हुआ है, वो भी पढ़ना जरूरी है। 23 के बाद जो पहला सेंसस होगा उसके आधार पर, डिलिमिटेशन के आधार पर हम 33% करेंगे। अब ये चिंता क्या थी, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। सेंसस जब भी हो, दक्षिण भारत की संख्या घटती पॉपुलेशन के कारण। कल अमित शाह जी ने क्या बताया, जो नया संशोधन आया है उसमें सीधा क्या कहा गया है, 543 के बदले अब सीट्स की संख्या हो जाएगी 815। मतलब 543 की जगह पर आशंका नहीं हो तो हम इसको 815 मेंबर कर देंगे, पहली बात, ताकि 33% लोगों को आरक्षण मिल सके। दूसरी बात, चूंकि सेंसस करने में बहुत समय लगता, नया सेंसस करने में, फिर डिलिमिटेशन होने में, तो इस कारण से और विलंब होता। देश की नारी शक्ति का उचित रिप्रेजेंटेशन हो, इसलिए हम लास्ट पब्लिश सेंसस 2011 का है, उसके बिना पर हम डिलिमिटेशन कराएंगे। इसमें क्या गलत है भाई? कांग्रेस के मित्रों, थोड़ा मैं आपको ज्ञान दे दूं, बिना डिलिमिटेशन के रीएडजस्टमेंट नहीं होगा। 70 करोड़ महिलाओं की लड़ाई संसद से निकलकर सड़क पर आ चुकी है। दिल्ली में राहुल गांधी का घर घेर लिया गया। राहुल गांधी के घर के आगे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल का पुतला फूंक दिया। लखनऊ में भी नारी शक्ति सम्मान प्रोटेस्ट हुआ। मुंबई में बीजेपी के प्रोटेस्ट में मुस्लिम समाज की महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। बीजेपी ने कर्नाटक में भी प्रोटेस्ट किया, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाया सिक्किम ने। सिक्किम में इतनी महिलाएं सड़क पर निकली कि उनकी गिनती नहीं हो सकी। बीजेपी सड़क की लड़ाई में हमेशा आगे रहती है। बीजेपी के पास संगठन है, कार्यकर्ताओं की फौज है। बीजेपी का आंदोलन का इतिहास है, उसके कार्यकर्ताओं में लड़ने का मादा है। सबसे बढ़कर यह कि बीजेपी के पास मोदी की लीडरशिप है। 29 के लिए मोदी को अम्ब्रेला इशू मिल गया है। इसमें महिला वोट, ओबीसी वोट, एससी एसटी वोट, सारे सियासी मसाले हैं। कांग्रेस और इंडिया अलायंस के दल अब देश को चाहे जो समझाएं, बीजेपी यही समझाएगी कि हमने महिला आरक्षण लागू करने का अटेम्प्ट किया, मगर विरोधियों ने उसे फेल कर दिया। मेरे ख्याल से पूरी साजिश जो रची गई षड्यंत्र की तरह, कि किसी न किसी तरह से हमें सत्ता में रहना है। अगर अभी नहीं किया जाएगा तो 2029 तक जो ये करना चाह रहे हैं परिसीमन, 2011 के जनगणना के आधार पर, वो नहीं खत्म हो पाएगा। तो ये सब करने के लिए एक तरह से प्लान बनाने के लिए कि परमानेंटली हम सत्ता में कैसे रह सकते हैं। उन्होंने सोचा चलो पारित हो जाएगा तो जीत, पारित नहीं होगा तो हम हर नेता के सामने बाकी पार्टियों को महिला विरोधी कहकर महिलाओं के मसीहा बन जाएंगे। तो आप महिलाएं, हम जानती हैं कि महिलाओं का मसीहा बनना इतना आसान नहीं है। देश की महिलाएं ये भी याद रखेंगी कि 33% आरक्षण का बिल भाजपा नेत एनडीए की सरकार ने दोनों सदनों में पास किया, और कांग्रेस की मंशा 98 साल सपना दिखाना, जब सत्ता होना तब उस सत्ता का सदुपयोग करके
महिलाओं को आरक्षण ना दिलवाना, बल्कि लोकसभा में यूपीए के कार्यकाल में उस बिल को लैप्स कराना। मैं स्तब्ध हूं कि कांग्रेस की प्रेस वार्ता में यह कहा गया कि वो 2023 के पारित बिल का समर्थन करते हैं जिसमें डिलिमिटेशन का उल्लेख है, लेकिन दोगलापन कांग्रेस का इतना कि साथ में यह भी कहते हैं कि उन्हें परिसीमन की समिति और व्यवस्था में विश्वास नहीं। कांग्रेस को देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं, देश की संसद में विश्वास नहीं और देश की महिला पर भी विश्वास नहीं। ये कांग्रेस ने अपना क्रूर चेहरा देश की जनता के सामने उजागर किया है। महिला वोट पर बीजेपी को अब नैरेटिव बिल्डिंग का काम करना है। मोदी की पार्टी ने 10 दिन में ऑल इंडिया मैपिंग का प्रोग्राम बना लिया है। बीजेपी शासित प्रदेशों में विधानसभा के स्पेशल सेशन बुलाए जाएंगे। स्पेशल सेशन में कांग्रेस और इंडी अलायंस के दलों की निंदा का प्रस्ताव पास किया जाएगा। इंडी अलायंस के सांसदों के चुनाव क्षेत्र में घर घर तक आउटरीच प्रोग्राम चलाया जाएगा। बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर तक महिला आरक्षण बिल का पर्चा लेकर जाएंगे। कांग्रेस और इंडी अलायंस के दलों ने महिलाओं से किया वादा कैसे तोड़ा, यह बताया जाएगा। बीजेपी की तरफ महिला वोट बैंक धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। बंगाल चुनाव के बीच में मोदी की पार्टी ने महिला आरक्षण की लड़ाई का दूसरा मॉड्यूल शुरू कर दिया है। ऐसे समय जब किसी को अंदाजा नहीं था, तब मोदी महिला वोट की लड़ाई लड़ रहे हैं। मोदी अपनी पार्टी को ही नहीं बल्कि विरोधियों को भी बता रहे हैं कि सियासी लड़ाई लड़ते कैसे हैं और हार कर भी जीतते कैसे हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विरोध की एक बड़ी वजह है इन परिवारवादी पार्टियों का डर। इन्हें डर है अगर महिलाएं सशक्त हो गई तो इन परिवारवादी पार्टियों का नेतृत्व खतरे में पड़ जाएगा। ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनके परिवार के बाहर की महिलाएं आगे बढ़े। आज पंचायतों में, लोकल बॉडीज में जिन हजारों लाखों महिलाओं ने अपनी क्षमता को साबित किया है, जब आगे बढ़कर लोकसभा और विधानसभाओं में आना चाहती हैं, देश की सेवा करना चाहती है, परिवारवादियों के भीतर उनसे असुरक्षा की भावना बैठी हुई है। परिसीमन के बाद महिलाओं के लिए कहीं ज्यादा सीटें होगी, महिलाओं का कद बढ़ेगा। इसलिए इन लोगों ने नारी शक्ति वंदन संशोधन का विरोध किया है। देश की नारी शक्ति कांग्रेस और उसके सहयोगियों को इस पाप के लिए कभी माफ नहीं करेगी। चुनाव में एक एक वोट मायने रखता है। 2024 के चुनाव में देश भर में 97,97,51,847 वोटर थे। इनमें से 47,63,11,240 महिला वोटर्स थीं। 31,27,64,269 महिलाओं ने ईवीएम का बटन दबाकर वोट दिया। 2024 के चुनाव में हर 1000 पुरुष वोटर पर 946 महिला वोटर्स थीं। अब राहुल गांधी का घाटा समझते हैं। 2024 के चुनाव में राहुल को 2% महिला वोट का फायदा हुआ था। 24 में राहुल को 20% से बढ़कर 22% महिला वोट मिले थे। मोदी 36% पर टिके हुए थे। 2% महिला वोट बढ़ने का असर यह हुआ कि राहुल 52 सीट से 99 सीट तक पहुंच गए थे। यहां से 1% महिला वोट का घाटा भी राहुल को 99 से घटाकर 68 से 70 सीट पर ला देगा और 2% महिला वोट का घाटा कांग्रेस को 51 से 52 सीट पर पहुंचा देगा। महिला वोट का इंपैक्ट स्टेट वाइड समझते हैं। यूपी में 24 के चुनाव में 7 महिला सांसद चुनी गई थी।
इनमें समाजवादी पार्टी की 5 महिला सांसद थी। मैनपुरी से डिंपल यादव, मछली शहर से प्रिया सरोज, कैराना से इकरा हसन, मुरादाबाद से रुचि बीरा और बांदा से कृष्णा पटेल। बीजेपी की केवल 1 महिला सांसद जीती थी। मथुरा से हेमा मालिनी, अपना दल की 1 महिला सांसद चुनाव जीतकर संसद पहुंची थी। मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल। यूपी की महिला सांसदों की लिस्ट देखकर ही लगता है कि 24 में महिलाओं ने सपा कांग्रेस अलायंस को वोट दिया था, तभी सपा के 37 सांसद जीते थे और अखिलेश बड़े नेता बने थे। अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण संविधान संशोधन बिल पर वोटिंग के दौरान इसका ध्यान नहीं रखा। बीजेपी यहीं पर स्कोर कर रही है। महाराष्ट्र में 24 के चुनाव में इंडी अलायंस को जबरदस्त फायदा हुआ था, एनडीए को जबरदस्त घाटा हुआ था। इसके पीछे था महिला वोट और एनडीए को 43% वोट मिले थे। इंडी का महिला वोट शेयर प्लस हुआ था, एनडीए का महिला वोट शेयर माइनस हुआ था। नतीजा, इंडी अलायंस को 48 में से 30 सीटें मिल गई थी, एनडीए को केवल 17 सीटें मिली थी। 24 के चुनाव में मध्य प्रदेश में 60% महिला वोट एनडीए को मिले थे, छत्तीसगढ़ में 54% महिला वोट मिले, कर्नाटक में 52%, झारखंड में 51%, ओडिशा में 50%, आंध्र प्रदेश में 50% और राजस्थान में 49% महिला वोट मोदी के नाम पर पड़े थे। ये वो राज्य हैं जहां एनडीए को एक तरफा जीत मिली थी। तमिलनाडु में ऐसा नहीं हो पाया था, तो वहां एनडीए की हार हो गई थी। मोदी यहीं से गेम बदल रहे हैं। अपनों के बीच मैं अपनी पीड़ा और अपना गुस्सा व्यक्त करना चाहता हूं। मैंने पर्सनली सारी पॉलिटिकल पार्टी से इसे सपोर्ट करने की अपील की थी। अनफॉर्चुनेटली दिस नोबल एफर्ट was derailed. DMK, Congress and their allies made it a target of hatred. जनता डीएमके के काले कारनामे अच्छी तरह से जान चुकी है। झूठ फैलाने से डीएमके के काले कारनामे छिपने वाले नहीं हैं। आज तमिलनाडु में महिलाएं और यहां तक कि छोटी बच्चियां भी क्रिमिनल से सुरक्षित नहीं है। डीएमके हार्म्स वीमेन इन तमिलनाडु। पश्चिम बंगाल का एग्जाम्पल भी गौर करने लायक है। 24 के चुनाव में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी को 53% महिला वोट मिले थे। यह 2019 से 11% ज्यादा था। बीजेपी को बंगाल में 33% महिला वोट मिले थे। यह 2019 से 1% कम था। महिला वोटर के सपोर्ट ने टीएमसी की सीटें 22 से बढ़ाकर 29 कर दी और बीजेपी की सीटें 18 से घटाकर 12 कर दी। महिला आरक्षण संविधान संशोधन बिल के खिलाफ वोट करके ममता बनर्जी ने मोदी के हाथ में चाबी पकड़ा दी है। ममता और ममता की पार्टी लोकसभा में बिल गिराकर अभी जीत के दावे कर रही है। दूसरी तरफ मोदी हैं जो संसद में हार कर भी 29 जीतने की तैयारी करके बैठे हैं। ये संशोधन बिल सभी दलों और सभी राज्यों के लिए एक मौका था, एक अवसर था। ये बिल पास होता तो तमिलनाडु, बंगाल, यूपी, केरला हर राज्य की सीटें बढ़ती। लेकिन अपनी स्वार्थी राजनीति की वजह से इन दलों ने अपने राज्यों के लोगों को भी धोखा दे दिया। जैसे कि डीएमके के पास मौका था कि वो और ज्यादा तमिल लोगों को सांसद विधायक बना सकती थी, तमिलनाडु की आवाज और मजबूत कर सकती थी, लेकिन उसने वो मौका खो दिया। टीएमसी के पास भी बंगाल के लोगों को आगे बढ़ाने का मौका था,
लेकिन टीएमसी ने भी ये मौका गंवा दिया। समाजवादी पार्टी के पास भी मौका था कि वो महिला विरोधी छवि होने के दाग को कुछ कम कर सके, लेकिन सपा भी इसमें चूक गई। समाजवादी पार्टी लोहिया जी को तो पहले ही भूल चुकी है। सपा ने नारी शक्ति वंदन संशोधन का विरोध करके लोहिया जी के सारे सपनों को पैरों तले रौंद दिया है। सपा महिला आरक्षण विरोधी है। ये यूपी की और देश की महिलाएं कभी नहीं भूलेगी।